तो भाई क्रेडिट का मतलब तो उधार होता है, बट यहां पे क्रेडिट शब्द का थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट है। द प्राइमरी मीनिंग इज लेंडिंग एंड borrowing. That is the meaning of credit basically. If credit is given in urban areas, we call it as normally credit or urban credit. But अगर आपने गांव में किसानों को उधार दिया चिल्ड्रन, then the credit is called as what? रूरल क्रेडिट। तो कुछ बातें इस पे क्लियर कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, फार्मर को सबसे ज्यादा लोन की पैसे की रिक्वायरमेंट कब होती है बच्चों? जब हार्वेस्टिंग हो गई, प्लॉइंग हो गई, या व्हेन हार्वेस्टिंग इज अबाउट टू स्टार्ट एंड प्लॉइंग इज अबाउट टू स्टार्ट, और इन बिटवीन। सिंपल एज दैट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसे लोन की जरूरत कब पड़ेगी भाई? एट द टाइम ऑफ प्लॉइंग, जब बुआई का सीजन आएगा। उसके बाद उसे लोन की जरूरत कब पड़ेगी चिल्ड्रन? जब हार्वेस्टिंग का सीजन आएगा, जब फसल की कटाई होगी। क्या इसके बीच में उसको लोन की जरूरत पड़ती है? नो। बीच में क्या करेगा? स्टारबक्स में जाके कॉफी थोड़ा पिएगा। समझ में गया सर? एक के साथ एक फ्री मिल गया, हो सकता है चला ही जाए। नहीं, उसके पास टाइम नहीं है। तो दिस इज द टाइम की फार्मर का नीड फॉर लोन कब होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई उसको किस तरह का लोन चाहिए होगा। ही मे बी विलिंग टू हैव अ शॉर्ट टर्म लोन, जो डेफिनेटली इसे चाहिए प्लॉइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पे। सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, इसलिए लोन की जरूरत पड़ सकती है। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई भाई। यस देन ही सर। मे रिक्वायर लोन फॉर पर्पसेस सच एज इंस्टॉलमेंट वगैरह पे करना है, या पंपिंग सेट लगवाना है। तो एक साल में तो पैसा नहीं दे पाऊंगा, 3 4 5 साल में दे दूंगा। ट्रैक्टर खरीदना फॉर एग्जाम्पल, फेंसिंग करवानी है पूरे खेत में ताकि जानवर ना आ जाए। जानवर कौन होते हैं सर? जो लोग क्लास में एब्सेंट रहते हैं, वो लोग ना मधुमक्खी की तरह चरने आ जाएं। और फार्मर ने अगर लोन लिया, एंड लोन विल बी रीपेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 15 20 years चिल्ड्रन, these loans are called as what? लॉन्ग टर्म लोन्स। ये किस लिए होगा सर? लैंड परचेज करना है, खेत खरीदना है 5 लाख रुपए का, तो पैसे भाई 2 3 साल में तो दे नहीं पाएगा किसान, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म लोन चाहिए। सो व्हाट इज द टाइम व्हेन ही नीड्स मनी, एंड व्हाट आर द टाइप्स फॉर विच पर्पस ही नीड्स मनी। ये बात सबको क्लियर हो गई? ये बात सबको क्लियर हो गई? आगे चलते हैं बच्चों और बात करते हैं इसी में द पर्पस ऑफ क्रेडिट। तो भाई किसान है, गरीब है, ही नीड्स मनी फॉर सीड्स, मैन्योर। मैन्योर का मतलब समझते हैं लोग? मैन्योर का मतलब समझते हैं भाई? क्या होता है मैन्योर? खाद वगैरह। खा मत हाँ। लीजिएगा, खाद देगा तो खा ही गए। मैन्योर चाहिए इसको। देन यूरिया, जिसे आप बोलते हैं फर्टिलाइजर, जिससे फसल थोड़ी सी और बढ़िया होगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर उसे मिल्को मोर पशु आहार भी चाहिए, क्योंकि उसके पास गैया है। गैया ज्यादा मिल्को मोर पशु आहार खाएगी, दूध बढ़िया देगी, और दूध से किसान का घर भी चल जाएगा। तो कह रहे यहाँ पे ये पर्पस ऑफ क्रेडिट नहीं माना जाएगा। इज दैट क्लियर? नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए ऐसा हो सकता है कि वो ले ले। तो दिस इज समवॉट कॉल्ड एज पर्पस ऑफ क्रेडिट। लॉजिक समझ में आ गया? अब पर्पस ऑफ क्रेडिट के बाद आपको यह जानना पड़ेगा कि भाई ये पैसा अल्टीमेटली आएगा कहां से। तो भाई शहर में तो बैंक, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन जो लेंड करते हैं, और कोई लेंडिंग नहीं करता। तो भाई सोर्सेस कुड बी इंस्टीट्यूशनल, और चिल्ड्रन सोर्सेस कुड बी व्हाट इज टर्म्ड एज नॉन इंस्टीट्यूशनल। सर इंस्टीट्यूशनल में क्या आ जाएगा? सबसे ऊपर तो पापा है हमारे। पापा का मतलब जिनको आरबीआई ने बोला भाई यू टेक केयर ऑफ रूरल बैंकिंग, वी आर टेकिंग केयर ऑफ अर्बन बैंकिंग। तो आप बोल सकते हैं कि आरबीआई की पैरेलल बॉडी है, बट काम आरबीआई के अंडर में ही करती है। पैरेलल बॉडी है बट काम आरबीआई के अंडर में ही करेगी। तो यहाँ पे 3 तरह के बैंक्स होते हैं बच्चों। अगर आपको जमीन वगैरह खरीदनी है तो आप लैंड डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे। ये आपको सिर्फ जमीन खरीदने के लोन, या थोड़ा ट्रैक्टर वगैरह मतलब हायर अमाउंट जो होगा उसके लोन देंगे। यू आर अ फार्मर,
आपको अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसे चाहिए और आप अपने पैसे जो सरप्लस है उसको डिपॉजिट भी करना चाहते हैं, जस्ट लाइक कमर्शियल बैंक इन द सिटीज, तो आप कहां पे जाएंगे? रीजनल रूरल बैंक। कभी कभी रोड पे अगर आप हाईवेज पे ट्रैवल करते हो, अब थोड़ा कम नजर आता है क्योंकि हाईवे सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं धीरे धीरे, तो नजर आता होगा बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण शाखा, शाखा मतलब ब्रांच, तो वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो शहर में है वहां पे रूरल बैंकिंग के लिए बना हुआ है। सर फर्क क्या होता है इसमें? अब वहां पे आप पहुंच जाए, बोले हमें मर्सिडीज गाड़ी खरीदनी है, 1.5 करोड़ का लोन दे दो, वो कहेंगे 1.5 करोड़ हमारे पूरे बैंक में नहीं है, लोन कहां से दे? तो स्मॉल अमाउंट दे गिव। एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस इन द सेक्टर स्पेशलाइज ओनली फॉर गिविंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट, और ये होती हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। आई रिपीट चिल्ड्रन, व्हाट दे आर? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। तो आपने कोऑपरेटिव जैसा कुछ पढ़ा होगा, एनी 10 पीपल कैन गेट टुगेदर, वो वाला गेट टुगेदर जो मम्मी घर में होता है, कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे और नीडी लोगों को लेंडिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये कोऑपरेटिव्स और बैंक आजकल जो काम करते हैं चिल्ड्रन, दे वर्क विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG। सर हु आर दे? भाई बैंक का मैनेजर तो नया है, उसे क्या पता कि गांव में किसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, पता लगा लोन बांटने लग जाए रेवड़ी और प्रसाद की तरह और लोग पैसा लेके भाग जाएं, तो इन दैट केस दे से 5-7 educated people can collect together, they can assess the repaying capacity and the real borrowing need of the people in the rural area, और हम आपको पैसे दे देंगे 5 लाख 10 लाख, आपको जिसको जरूरत आप उसको दीजिए। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, इससे बैंक की रिकवरी इजी हो जाती है। खोपड़े में बात गई। और सर ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं? इसके लिए तो आप 2-4 हिंदी मूवीज देख लीजिए जिसमें गांव वाले बड़े प्रताड़ित हैं, तो आपको पता लग जाएगा। और वो कौन कौन से लोग हैं सर? दे आर द मनी लेंडर्स। हिंदी मूवी में इनको क्या बोलते हैं? साहूकार। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्रेडिट कार्ड के भी पप्पा हैं ये लोग। क्रेडिट कार्ड 2-2.5% पर मंथ का, इनका 10% पर मंथ चलता है। और फिर ये मार भी खाते हैं, इनका कत्ल भी होता है, हरकतें ऐसी करोगे तो। डेट ट्रैप में फंसा लेते हैं लोग। ये डेट ट्रैप क्या होता है? जितना प्रिंसिपल है उससे भी कहीं ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। ओके, देयर आफ्टर हमारे महामहिम कौन? रिलेटिव्स। चोर से पैसा ले लेना, इनसे मत लेना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे हैं कुछ रिश्तेदार, दिए थे पैसे, भाग गए, आज तक पैसा ही नहीं दे रहे हैं। भाग गए तो कहां से देंगे? मर भी गए कितने तो उसमें से रिलेटिव्स। और अगर आप इनका पैसा वापस भी कर देंगे, जिंदगी भर सुअर सुनाएंगे आपको, जिंदगी भर। अब भाई अगर देकर सुन भी लिया, सुना भी दिया, तो फिर हेल्प किस बात की? रिश्तेदार काम किस दिन आते हैं? तो मैं तो सवेरे उठता हूँ, 2 काम करता हूँ बच्चों। पहला देखता हूँ म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो लास्ट डे कितना बड़ा, और दूसरा हे भगवान किसी रिश्तेदार का फोन पैसा मांगने के लिए ना आए, और आए बोला हेलो हेलो, हाँ सुनाई नहीं पड़ रहा, काट दो फोन, फिर ब्लैकलिस्ट में ऐड कर दो। इज दैट क्लियर और नॉट? कुछ तो कभी कभी फोन करके बोलते हैं तुम फोन नहीं करते, मैंने जब फोन करो तो 2.5 लाख की डिमांड कर देते हो। दाऊद इब्राहिम का फोन उठाना आता है ना, तुम लोग का खतरनाक है, उनको तो मना भी कर सकते हैं, तुमको किस मुंह से मना करेंगे? वही मुंह जिससे पढ़ा रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो इन लोगों से कृपया करके एकदम दूर रहें, ये सांप से ज्यादा जहरीले होते हैं। नहीं सर हमारे मामा जी ऐसे नहीं है, मेरे मामा जी ऐसे नहीं है। सर हमारे मौसा जी ऐसे नहीं, मेरे मौसा जी ऐसे नहीं है। अगर होते तो क्या रिश्तेदार होते? वो सांप होते, सांप। उनकी फोटो के ऊपर सांप बना लीजिए आप। इज दैट क्लियर? तो इनसे दूर रहना है, क्योंकि पैसा देने के बाद नालायक सुनाते बहुत है। हाँ पक्के लोग, फ्रेंड्स फॉर एवर। समझ में आ गया? तो इनसे आप पैसा ले लीजिए, फिर आपको इनको बताना पड़ेगा वापस, सॉरी इनको आप पैसा दे दीजिए, फिर आपको इनको बताना पड़ेगा मांगते टाइम कि आपको जरूरत क्या है पैसे की। अगर आपको जरूरत नहीं तो क्यों मांग रहे हो भाई, रहने दो हमारे पास। समझ में आ गया? अरे तुम्हारी मम्मी हमारी मम्मी, तुम्हारे पापा हमारे पापा, तुम्हारी बहन हमारी बहन, तुम्हारी बीवी हमारी भाभी, हमारी बीवी तुम्हारी भाभी, समझ में? तुम्हारी बुआ हमारी बुआ, तुम्हारा पैसा हमारा पैसा। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई। तो ये जो मनी लेंडर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस थे बच्चों, बहुत एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर थे। तभी आरबीआई को नीड आई कि भाई नाबार्ड जैसा इंस्टीट्यूशन 85 में जब खुला, तो भाई इसी के थ्रू ये सारी बैंकिंग स्टैब्लिश हुई और लोगों को इजिली पैसे मिलने लग गए, वेवर्स मिले, चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। किस पर्पस के लिए आपको लोन चाहिए एंड ऑल दैट।
तो ये लोग तो बड़ा परेशान करते थे। तो जितने ये बंधन बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC नजर आता है, देवर माइक्रो फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो 50,000, 20,000, 30,000 का लोन गांव में देती थी और बहुत आधा % इंटरेस्ट, 1% इंटरेस्ट, 1.5% इंटरेस्ट कमाते थे। जब इनकी दुकानदारी चौपट होने लग गई, इन्होंने RBI से रिक्वेस्ट किया कि भाई आपने हमको एज अ माइक्रो फाइनेंस रजिस्टर किया था, बट अब हमारा गांव में काम चल नहीं पा रहा है ड्यू टू दीज NBFCs, सॉरी NBFC तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ड्यू टू लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, आप हमको बैंकिंग लाइसेंस दीजिए। तो RBI कह रहा है भैया बैंकिंग लाइसेंस तो पिछले 20 साल से बंद है, व्हाट यू कैन डू, आप किसी एग्जिस्टिंग बैंक के साथ टाई अप कर लो, हम ये अलाउ कर देंगे। तो IDFC फर्स्ट बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो IDFC इज अ म्यूचुअल फंड हाउस, और ये किसी जमाने में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी थे। ये 2 टियर 3 टियर स्मॉल सिटीज में, गांव में, लोकेलिटीज में छोटे अमाउंट के लोन दिया करते थे। तो देवर कॉल्ड एज माइक्रो फाइनेंस। पैसा तो ठीक ठाक कमा लिया 10-20 साल में। अब ये किसी बैंक के साथ टाइप करके अपना एक बैंक का नेटवर्क बड़ा कर सकते हैं। ऐसे ही बंधन बैंक है, ऐसे ही उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो एक उत्कर्ष सेमी माइक्रो फाइनेंस यूनिट हुआ करती थी, एक स्मॉल बैंक हुआ करता, तो दोनों आपस में एक तरह से मिल गए। जस्ट एन एग्जाम्पल चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई तो रूरल क्रेडिट की पूरी रूपरेखा सबको समझ में आ गई। चलिए अब इसकी जया बच्चन समझते हैं। सो मीनिंग तो कुछ कुछ समझाई दिया, इंपॉर्टेंस भी समझा दिया। नाबार्ड इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, और फिर देखेंगे कि किस हद तक ये सक्सेसफुल हुआ। बट यहाँ पे जो किसान है वो रूरल क्रेडिट को एक तरह से सरकार का गिफ्ट ही समझ लेते हैं, और सरकार भी बेचारी मजबूर, क्या करे, लोन माफ ना करे तो वोट नहीं मिलेगा, तो इसलिए बेटर है कि इनको लोन की जगह जहर दे दो। इज दैट क्लियर? एक ही बार खर्चा होगा, बार बार खर्चा नहीं होगा। सो टाइम के बेसिस पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, जहां पे आपने लिखा है बच्चों ये पीरियड जरूर लिख लीजिए, मेरे बनाए हुए नहीं है, NCERT में टेक्स्ट लिखा है। अगर आपको MCQ में पूछा गया लोन रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years इज क्लासिफाइड एज व्हाट, 90% लोग लिख के चले आए। बट 15 महीने से 5 साल NCERT क्या बोलता है, मीडियम टर्म। तो NCERT में अगर गलत भी लिखा तो आपको गलत ही पढ़ना है, नंबर तभी मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो झटपट कॉपीफाई कर ले, क्विक एंड फास्ट। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव, सीड्स, फर्टिलाइजर, फार्म इम्प्लीमेंट्स। ये फार्म इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? ट्रैक्टर देखा है बच्चों आपने? ट्रैक्टर के पीछे एक इक्विपमेंट लगा होता है जिसमें इस तरह की सो कॉल्ड लोहे की ब्लेड्स लगी होती हैं। इसका काम क्या होता है पता है? हाँ सर, लोग लेट जाएंगे ऐसे शेप बन जाएगी उनकी। क्या काम होता है? खेत की जुताई जो होती है, प्लॉइंग जिसको बोलते हैं, तो उसको बांध देते हैं और थोड़ा सा लीवर डाउन कर देते हैं, तो वो खाद को उधेड़ता जाता है। समझ में आ गया? उखड़ता जाता है, और उसी में फिर बीज डाल दिए जाते हैं, और फिर उसको ऊपर से बंद करके मेड़ बना देते हैं, ताकि उसमें कल को पौधा या फसल उग जाएगी। समझ में आ गया? तो जो रही किसान होते हैं, रही रिच पीपल, वो यूज करते हैं, जो गरीब है वो नहीं यूज कर पाते। ये फार्म इम्प्लीमेंट हो गया। पंपिंग सेट अगर लगा है, कनाल में पानी की सप्लाई कैसे रेगुलेट होगी, मेकिंग परमानेंट इंप्रूवमेंट्स ऑफ लैंड, इन सब पे अगर पैसा खर्च किया तो इसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिव। तो अगर आपको एग्जाम में MCQ आए, लोन्स टेकन टू परचेज सीड, फर्टिलाइजर, फार्म इम्प्लीमेंट्स आर कॉल्ड एज ऑप्शन बी प्रोडक्टिव, ऑप्शन ए अनप्रोडक्टिव, ऑप्शन सी ईदर ऑफ दीज, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हम सिर खुजलाएंगे ऐसे जैसे जुएं पड़ गई हैं। तो जवाब क्या होगा? मेडिकेयर शैम्पू लगाएं, प्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव, लोन दिया बैंक वालों ने 1 लाख का कि जाके तुम ट्रैक्टर का इंजन रिपेयर करा लो, 80,000 रुपए की ओला बाइक खरीद के अपनी बेटी की दहेज में दे दिया, और कह रहा 20,000 में तो कुछ आएगा नहीं, स्टारबक्स चला गया कॉफी पीने के लिए। समझ में गया? या दुबई में अभी वो लगने वाला ना, क्या कहते हैं, अरे वो एक्सपो कौन सा है, ट्रेडेक्स एक्सपो करके, वहां घूम लिया जाके। रिलीजियस सेरेमनीज, क्रॉप फेलियर हो गया, पुरानी डेट सेटल करनी है, उन सब में यूज कर लिया। तो इट इज विच टाइप ऑफ डेट चिल्ड्रन? अनप्रोडक्टिव डेट। समझ में आ गया? व्हाट इज प्रोडक्टिव, व्हाट इज अनप्रोडक्टिव? चलूं आगे बच्चों। दो तरह के सोर्सेज हैं, अभी मैं आपको बता रहा था। अगर आप प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं तो इट इज इंस्टीट्यूशनल, एंड दे ऑल आर गवर्न्ड बाय व्हाट चिल्ड्रन? नाबार्ड। और आपके मनी लेंडर्स, साहूकार, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अगल बगल के नेबर्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। सुनाई पड़ गई बात? लिख ही चुके हैं खैर आप इसको।
सो नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या क्या आएगा आपके सामने आ गए बच्चों? मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स नहीं है सर यहाँ पे, रिच लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट। बच्चों ये ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट जो थे, इन्होंने ही नया फार्म बिल पास नहीं होने दिया। और नया फार्म बिल क्यों लेके आई थी हमारी यूनियन गवर्नमेंट? क्योंकि मैं आपको पहले भी शायद ये बातें बता चुका हूं, भूल गए तो फिर से सुन लीजिए। उधर महाराष्ट्र में शरद पवार जी जो एंटी बीजेपी थे, उनके परिवार के काफी लोगों का काम ट्रेडिंग एंड कमीशन एजेंट का था। और इधर पंजाब में कैप्टन, क्या नाम था भाई उनका, क्या, हाँ अमरिंदर सिंह जी, इनके परिवार का बड़ा काम था इन सब चीजों का। व्हाट दे यूज्ड टू डू, पुराना फार्म बिल जो था वो ये बोलता था कि किसान जिस स्टेट में खेती कर रहा है, जिस डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, स्टेट में, वो उसी के अंदर अपनी फसल बेच पाएगा, बाहर नहीं बेच पाएगा। तो अगर आप हरियाणा या पंजाब या महाराष्ट्र, यूपी, ओडिशा, तेलंगाना कहीं को बिलोंग करते हो, कितनी भी अच्छी खराब फसल हो, आप स्टेट के अंदर ही सेल करेंगे, बाहर सेल नहीं कर पाएंगे। एंड यू हैव टू सेल इट कंपल्सरली थ्रू एन एजेंट। तो एजेंट करता क्या था, बड़ा चतुर टाइप का होता था। ये फार्मर को बोलता था कि भाई बड़ा डिस्ट्रेस सेल है, क्रॉप फेलियर है, तो सामान तुम्हारा बिकेगा नहीं। किसान की बेचारे की कॉस्ट आ रही है 8 रुपए क्विंटल, और वो उससे खरीद कितने में रहा है, 10 रुपए में, और आगे जाके बाजार में इसको बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है 24 रुपए में। तो बेचारा रियल मेहनत करने वाला तो ये किसान था, बट फल कौन खा रहा है, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। तुम्हारे मोदी जी बड़े कनिंग है, कुछ कुछ रायबाजी मेरे से भी करते रहते हैं, और बाकी शाह साहब तो हैं उनके पास। तो ये बोला कि भाई क्या किया जाए, ये बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे काम करते हैं, इनको फाइनेंशियली वीक कर देते हैं। तो बीजेपी का सपोर्ट महाराष्ट्र में थोड़ा कम था, वो उद्धव ठाकरे वगैरह मान ही नहीं रहे थे, और इधर पंजाब में भी कम था। कह रहे ऐसा बिल ले आओ, इनकी दुकानदारी अपने आप चौपट हो जाएगी, अपने आप घुटने टेक लेंगे। तो मान लीजिए आपने 200-400 करोड़ का फ्रॉड किया है, ईडी वाले कह रहे हैं हमारे, आप क्या, हमने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, मिस्ड कॉल देखी दी है हमने, आपने कुछ नहीं किया है, हम आपके पड़ोसी को निपटाते हैं। समझ में आ गया? चलिए मजाक की बात थी ये, तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी, मजाक भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये फार्म बिल लेके आए। तो इधर अब जब हालत खराब हुई इन ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स की, तो इन्होंने क्या किया, धरना प्रदर्शन किया, और न्यूज एंड मीडिया को यह समझाया गया कि भाई जो किसान है वो नए फार्म बिल से खुश नहीं है। नया फार्म बिल क्या बोलता है, आपको एक हम प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करेंगे, आप अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी, क्वांटिटी जो भी है उस पर अपडेट करिए, जस्ट लाइक इंडिया मार्ट, नाम सुना होगा इसका, जस्ट लाइक alibaba.com। alibaba.com तो वर्ल्ड वाइड है भाई, इंडिया में बैठे बैठे आप चाइना से सामान खरीद सकते हो। तो आपको इस तरह से कनेक्ट करेंगे एज अ फार्मर, आप अपनी क्वालिटी, क्वांटिटी सब उस पर अपलोड करिए। तो आप पंजाब के किसान हो सकते हैं, यूपी के हो सकते हैं, तेलंगाना के हो सकते हैं, एंड कोलकाता, वेस्ट बंगाल में बैठा हुआ कोई बायर वहां पे आपका क्वांटिटी देखेगा कितना है, अगर उसको प्रेफरेबल लगता है तो वो आपसे कनेक्ट होगा और आपको पैसे देके सामान एक्सपोर्ट, सॉरी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो बीच के जो कमीशन एजेंट थे, इनकी इनकम कितनी हो गई, 0। तो इन्होंने धरना प्रदर्शन वगैरह करना स्टार्ट किया। तो दैट्स वाई नया फार्म बिल फिर एक्टिवेट नहीं हो पाया। तो इनके पास पैसे बहुत हुआ करते थे, और ये किसान को बोला करते थे हमसे उधार ले लो। अब किसान की दो समस्याएं, ये उधार तो उसको देते थे, लेटस से 8% पर एनम इंटरेस्ट पे, पर एनम 8%, पर एनम 8%, विच इज प्रैक्टिकली वेरी लो। बट एक अग्रीमेंट उससे लेते थे कि तुम अपनी फसल हम ही को बेचोगे और किसी को नहीं बेचोगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम चार्ज किया, बाकी पैसा कहां पे कमा लिया, 10 रुपए कुंटल का सामान 24 रुपए कुंटल में बेचकर। समझ में आ गया? तो ये थे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस की बदमाशियां। यही काम रिच लैंडलॉर्ड्स भी करते थे। रिलेटिव्स, हम तुम्हें पैसा तो दे रहे हैं, बट अपनी बेटी की शादी हमारे दलिद्र नालायक सुअर टाइप के लड़के से ही करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहीं ना कहीं अपना मतलब निकालने के लिए ये तीनों लोग परेशान किया करते थे। ये भी कुछ कम नहीं थे, हरकतें इनकी भी वैसी ही। समझ में आ गई भाई बात? ये आवाजें मेरे मुंह से टन टन नहीं निकल रही हैं, ये कुछ लोग अपनी वाटर बॉटल को लात मार रहे हैं ऑफलाइन क्लास में। चलिए, पसंद नहीं है तो वापस कर दीजिए अमेजोन पे भाई। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस तो समझ गए, इंस्टीट्यूशनल क्या है? द हाईएस्ट वन इज नाबार्ड। इन्हीं के अंडर में कुछ कमर्शियल बैंक्स भी काम करते हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, गवर्नमेंट की डायरेक्ट फंडिंग एजेंसी भी है। मान लीजिए किसी गांव वगैरह में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, 10 लोग सुसाइड कर गए, तो आनंद फानंद में मीटिंग बैठाई जाएगी, भाई 50 करोड़ रुपए एलोकेट होता है इस गांव के लिए या कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए, और फार्मर के घर घर जाके आप उनको पैसा देकर आइए।
then it is regional rural banks, and then it is self-help group. So actually if I say at the larger level, it is always NABARD children, वो कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट के साथ इनका इंटरलिंक्ड कनेक्शन होता है, देयर आफ्टर रीजनल रूरल बैंक्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं ये अल्टीमेटली बच्चों रीजनल रूरल बैंक, सॉरी एक एरो गलत बन गया, कोई लोग लगता है गाड़ी के नीचे दब गए आके। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं बच्चों, ये रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक एंड मेनी अ टाइम्स गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। तो सबका रिश्ता सबके साथ समझ में आ गया। सो द बॉस एट द टॉप इज हु चिल्ड्रन? नाबार्ड। उसके नीचे की रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं ये सारी की सारी। तो यू कैन से इट इज कमर्शियल बैंक, then it is cooperative societies, then it is rural banks। गवर्नमेंट तो सिर्फ भाई लॉ मेकिंग एजेंसी हो गई मान लीजिए, या इंस्ट्रक्शन इशू कर रही है, ये जो है सबके साथ मिलके काम करेंगे। समझे इस बात को? तो ये एरो जरूर ड्रॉ कर लीजिए, कैटेगराइजेशन कर लीजिए, वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में करवा दिया था आपको। कंटिन्यूइंग फर्दर कि भाई रूरल क्रेडिट का इंपॉर्टेंस या नीड भी आप इसको बोल सकते हैं चिल्ड्रन। ये जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास दो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हैं, 1-1 करोड़ दोनों में लगाना पड़ेगा। एक बिजनेस में रिटर्न आपको 6 महीने बाद आएगा और दूसरे बिजनेस में 6 साल आएगा, 6 साल बाद आएगा। वेयर यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट दैट मनी? भाई जहां 6 महीने बाद आ जाए। तो किसान जब खेती करता है, जब प्लॉइंग करता है, वहां से लेके हार्वेस्टिंग तक में काफी क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो 8-8 9-9 महीने लग जाता है, साल भर भी लग जाता है। और केले की खेती तो ऐसी है कि एक पेड़ सिर्फ फल एक ही बार देगा। और अगर मैंगो की फार्मिंग में आप चले गए बच्चों, तो आज पौधा लगाएंगे, कल शाम से फल आना चालू हो जाएगा? नो, साल भर तो थोड़ा पेड़ बड़ा होगा, अगले साल उसमें फल लाएंगे, शायद 2-3 साल बाद से वो हर साल आपको फल देना स्टार्ट करे। कुछ ऐसे होते हैं जहां 4 महीने में ही पैदावार हो जाती है, 15 दिन में भी हो सकती है। धनिया की खेती में आप लग गए, तो wheresoever the difference in the plowing and harvesting period is very large, तो फार्मर बेचारा अपने खर्चे कहां से चलाएगा? उसको क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो आज हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है, 8 महीने बाद फसल कटेगी और 10 लाख में बिकेगी। तो आज 1 लाख मेरे पास है नहीं, और ये 8 महीने तक मेरे घर का किराया, सॉरी घर का खर्चा है कम से कम 3 लाख रुपए। तो 3 लाख हमें खाने पीने के लिए, रहने के लिए चाहिए, 1 लाख रुपए प्लॉइंग के लिए चाहिए, टोटल कितना चाहिए? 4 लाख। तो बैंक हमको 4 लाख रुपए का लोन अगर दे दे, जिसमें हम 8 महीने जिंदगी भी जी लेंगे, और 8 महीने 10 महीने साल भर के बाद जब फसल कटेगी तो हम उसको बेच के बैंक का पैसा विद इंटरेस्ट वापस कर देंगे। बट दोज हु यूज इट फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस, वो कभी भी का डेट रीपे नहीं कर पाते। समझे इस बात को? मेनी मिडलमैन आर देयर। अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे। दे एक्सप्लॉइट। हाउ डू दे एक्सप्लॉइट? मान लीजिए कि भाई मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप हूं और दिस इज अ बैंक, और ये एक किसान है। इसका मुंह कैसे टेढ़ा हो गया? इसको पैरालिसिस हो गया था एक बार। तो अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाते मैं बैंक से लोन लेके आता हूं और इस किसान को देता हूं। मैंने लोन लिया बैंक से 20,000 का, और किसान को बोला 3,000 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज है, और इसको कितना पैसा दिया? 17,000। और बैंक वाले इस किसान से सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू बोलेंगे भाई तुम्हें 25,000 रुपए वापस करना पड़ेगा। तो बैंक के हिसाब से मान लीजिए 4 साल में 25,000 वापस करना है, तो 5,000 रुपए 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। 20,000 पे 5,000 रुपए कितना होता है टोटल मिला के? अप्रोक्सीमेटली 25%। तो 4 साल के हिसाब से एनुअल रेट लगभग कितने का हो गया? लगभग 6-7%, 6.25% आया। बट फार्मर को जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो 25,000 रुपए देगा 17 की बोरोइंग पे, इसका इंटरेस्ट तो 8,000 हो गया। 8,000 17,000 रुपए का लगभग कितने परसेंट होगा चलन? 50%। एंड इंटरेस्ट रेट विल साउंड टू बी 12.5% पर एनम। तो ये राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर जब हुआ करते थे 1991 में, ही वाज अटैक्ड नॉट बाय मी। तो उन्होंने बोला था कि भाई अगर 1 रुपए सरकारी योजनाओं से निकलता है, फाइनली इंसान के पास 10 ही पैसा पहुंचता है, बीच में 90 पैसा खर्च हो जाता है। इसके ऊपर एक मूवी थी, बड़ी अच्छी मूवी है,
वेल डन अब्बा, इसको देखिएगा, स्टारिंग बोमान ईरानी, 2014 में आई थी शायद ये मूवी। तो इस मूवी में दिखाया गया है कि ये सरकार गांव के लोगों को पैसा देती है कुआं बनवाने के लिए। 1 लाख रुपए आपको मिलेगा कुआं बनवाने के लिए, जिसमें से बीच के लोग ही 70-80 हजार खा जाते हैं। तो बोमान ईरानी यूज टू लिव इन अ विलेज, वो पैसे लेता है, पहली किस्त 20,000 25,000 की, कुछ बैंक वाला खा गया, कुछ सरकारी इंप्लॉइज खा गए। फिर बोला कि भाई अगली किस्त तो तभी रिलीज होगी जब कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे कुआं स्टार्ट हो चुका है। फिर उसको ये लोग एक फोटोग्राफर से मिलवा देते हैं, वो फर्जी फोटो बना देता है कि गड्ढा खोद रहा है उस जगह पे। तो इसके पैसे बेसिकली पूरे खर्च हो जाते हैं और कुआं बनता ही नहीं है। फिर अगली इंस्टॉलमेंट तब रिलीज होगी जब आप दिखाएंगे कि 10 फीट गहरा हो गया, फिर किसी पुराने कुएं की फोटो दिखाते हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट तब होगी जब दिखाया जाएगा कि कुएं का जो एम्बैंकमेंट है वो बन रहा है, और वो भी फर्जी फोटो में दीवार पर बना दी गई, एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल किया गया। फिर ये परेशान होता है, तो इसकी बेटी पढ़ी लिखी होती है, इसको आइडिया आता है कि पुलिस थाने में चल के कंप्लेन करेंगे कि हमारा कुआं चोरी हो गया। पुलिस वाले परेशान कि कुआं कैसे चोरी हो जाएगा, तो दिखाते देखिए फोटो है बट कुआं कहाँ है यहाँ पे। पुलिस वाले परेशान, कुआं की फोटो तो है, कुआं ही नहीं यहाँ पे। तो बड़ी अमेजिंग मूवी है, देखिएगा, एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर है। फिर बाद में जब एक के बाद एक परत खुलती है, फोटोग्राफर को बुलाओ, फोटो किसने बनाई, फिर वो बताता है कि भाई फोटो बना दी गई है बट कुआं का कंस्ट्रक्शन कभी स्टार्ट हुआ ही नहीं। चारा घोटाले में भी लालू प्रसाद यादव ने ऐसे ही किया था कि चारे का बिल बन के पास होता था, चेक से पेमेंट होती थी, बट चारा कभी कहीं जानवर तक पहुंचता ही नहीं था। ओके, खैर, सोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है। अगर रूरल क्रेडिट मिलेगा तो मिडिलमैन को भी काम मिलेगा। गांव में जितनी फाइनेंशियल एजेंसीज, बैंकिंग सेक्शंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप, रीजनल रूरल बैंक्स, गांव की ग्रामीण शाखाएं जितनी खुलेंगी, सब में पीपल विल बी फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स विल गो अप, पॉवर्टी लेवल विल गो डाउन। अब गांव में बैंक खुला है, चपरासी क्या शहर से जाएगा, वो किसी गांव के पर्सन को। गांव में कोई ग्रेजुएट है, अकाउंटिंग आती है, तो भाई चलो उसको अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। थोड़ा पढ़ा लिखा एग्जाम क्वालिफाई कर गया तो चलो मैनेजर की नौकरी मिल गई। दोज हु बिलोंग टू विलेज कम्युनिटी वो वहीं पे जॉब भी कर लेंगे। सो दिस इज द अल्टीमेट इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल क्रेडिट। सुनाई पड़ गई बातें, समझ में आ गई सबको भाई, समझ में आ गई। चलिए, यस सर। ये बात हमने समझ ली भाई, जेस्टेशन पीरियड जितना ज्यादा होगा लोन की जरूरत उतनी ज्यादा होगी। सीड्स, फर्टिलाइजर, फैमिली एक्सपेंसेस लाइक मैरिजेस, डेथ, अदर रिलीजियस सेरेमनीज, इन चीजों पे क्योंकि ये बेवकूफ पैसा खर्च कर देते हैं, इसलिए इनको प्रोडक्टिविटी जीरो मिलती है। तो 1 लाख रुपए लिया फॉर द पर्पस ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, खर्च हो गया मैरिज, डेथ और रिलीजियस रिचुअल्स में। समझ में आई बात। ऐसा शहरों में भी होता है, आपके घर में हाउस हेल्प या मेड सर्वेंट होगी जिसकी सैलरी 1,500 रुपये महीना होगी, वो मम्मी को बोलेगी भाभी जी जरा 500 रुपये दे दीजिए, बच्चे के इलाज के लिए जाना है, बहुत जरूरी है। डॉक्टर के पास गए नहीं, बच्चा उनका ठीक हो गया, भाभी जी हम जियो का रिचार्ज करा लिए थे। समझ में आया कि नहीं आया। तो बस 2-4 साल बाद भाभी जी से पैसा मांगा जाएगा, भाभी जी वो 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदना है, 9 भाभी जी से बात हो गई है, आप भी अगर सपोर्ट कर दें तो हमारे पास भी एक नन्ना मुन्ना आईफोन आ जाएगा, हमारा भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। एंड अबव ऑल भाभी जी आपके बच्चे सीख जाएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है, कि आपके परिवार का इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा है और हम जैसे जाहिलों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। होने होने वाली 9 मिनट बस बाकी है। 9 मिनट नहीं श्रेया जी, अगर मैं चाहूंगा तो क्लास और भी बढ़ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। और अगर आप ज्यादा जल्दी में तो आप एग्जिट कर सकती है, नो इश्यूज, आप दफा हो सकती हैं श्रेया जी क्लास से। समझ में आ गया। अंत तो सिर्फ ऊपर वाले ने ही निर्धारित किया हुआ है, हम तो सिर्फ रंगमंच के पुतले हैं। ये लगता है केबीसी का 7 करोड़ का सवाल था, 7 करोड़ का। घर वाले पूछेंगे और कितनी बकवास सुनोगे सर की, सर बहुत पटर पटर कर रहे हैं। तो श्रेया जी आप एग्जिट कर सकती हैं, एग्जिट ना करना चाहे तो मैं ही रिमूव कर देता हूँ, धन्यवाद। चलिए, जिसके पास टाइम नहीं वो पढ़ के क्या करेगा। हाँ मैडम दिस समझ में आ गया। तो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड श्रेया जी ने 3D में पढ़ लिया, इनके लिए भी लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड हो गई थी क्लास, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड इट वाज गेटिंग वेरी बोरिंग। तो मेरा लेक्चर आपको जरूर बोरिंग लगता होगा, आईडी सब्जेक्ट ही ऐसा है, बट मैं बहुत फर्म बिलीव करता हूँ इस तरह की एजुकेशन इम्पार्ट करने में कि 10 साल बाद जब आप स्टैंड आउट करेंगे किसी भी चीज पे भौंकने पे दुनिया में, तो दुनिया शांत हो जाएगी। फिर लोग आपसे पूछेंगे इतना कहाँ से पढ़ के आए, तो आप बताइएगा एक थे ऐसे, भगवान ने एक ही पीस बनाया था फिर खांचा तोड़ दिया। क्या नहीं, तब तक तो मैं थे हो जाऊंगा भाई, ज्यादा मेरे को जीने की लालसा नहीं है। बस 60-65 हुए, पारिवारिक जिम्मेदारियां खत्म, पैसा खर्च के मौज के वापस चलो, अगला जन्म तितली का
फिर कबूतर, अब इंसान नहीं बनूंगा। भगवान ने इंसान बड़ा टेंशन है, कम पैसा है तो टेंशन है, पैसा नहीं आ रहा, ज्यादा आ गया तो टेंशन कहाँ, कौन सा म्यूचुअल फंड ले ले। जानवर का जीवन बढ़िया, दो चारों काट लो सड़क पे। समझ में आ गया। और खाना तो मिल ही जाएगा, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। तितली बन के बिना वीजा के घूमो, साइबेरियन बर्ड बनूंगा। चले भाई आगे, नहीं तो आगे यस से सर। लेंगे। डन भाई, लिख दिया बच्चों? यस सर। यस चलिए, सर। अब 7 मिनट बचे हैं। एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडिलमैन, 7 मिनट 6 बजने में बचे हैं, क्लास ओवर होने में 22 मिनट बचा है अभी। और अगर कहीं मेरी खोपड़ी खराब हो गई तो मैं और आगे पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरा कोई लेक्चर आज है नहीं। मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स एक्सप्लॉइट करते हैं मार्जिनल फार्मर को। अब बच्चों आपको मैं बता दूं कि फार्मर्स दो तरह के होते हैं। हाँ सर, एक मार्जिनल, एक नॉन मार्जिनल, अनमार्जिनल, सुपर मार्जिनल। नो बच्चों, एक होते हैं मार्जिनल फार्मर्स और एक होते हैं इंट्रा मार्जिनल फार्मर्स। अगर आपके पापा मम्मी की शादी मेरे पापा मम्मी की शादी के टाइम पे हुई होती तो ये बात मेरे को आपको ना बतानी पड़ती, क्योंकि तब आप मेरे को एक कजन या फ्रेंड हो जाते। तो हमने डेविड रिकार्डो की एक थ्योरी पढ़ी थी 11वीं में बच्चों, जो थ्योरी रेंट के ऊपर लिखी गई थी। किसके ऊपर? रेंट। तो डेविड रिकार्डो साहब बोलते थे कि भाई ये जो रेंट जैसी फैक्टर इनकम है, बच्चे कहेंगे सर अब माइक्रो पढ़ाते पढ़ाते मैक्रो में चले जाते हैं, मैक्रो पढ़ाते पढ़ाते आईडी, आईडी पढ़ाते पढ़ाते कैलिब्रेशन चल रहा है। तो रेंट के ऊपर उन्होंने थ्योरी लिखी थी कि भाई हाउ डज रेंट अराइजेस, हाउ डज रेंट अराइजेस। तो भाई जिस जमाने में थ्योरी लिखी गई थी ना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ लैंड पे लोग खेती ही करते थे। उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन या फैक्ट्री सिस्टम का कोई जमाना था ही नहीं। तो वो बोलते थे कि भाई कैपिटल एंड लेबर को जब आप लैंड के ऊपर अप्लाई करेंगे तो देयर कुड बी टू पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर 1, जो आपका आउटपुट है और जो आपका इनपुट है वो आपको कुछ सरप्लस दे भी सकता है एंड नहीं भी दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एकदम पहले रुपीस के टर्म्स में बात करूंगा, देन आई लेट यू नो कि डेविड रिकार्डो साहब क्या बोला करते थे। आउटपुट हुआ लैंड से फसल का 10 लाख रुपए का, और आपका इनपुट सिर्फ 2 लाख रुपए का था। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सरप्लस यू जनरेटेड चिल्ड्रन? नथिंग, 8 लाख। और इसी 8 लाख को वो बोला करते थे रेंट। ये 8 लाख की जो कमाई है रेंट है। क्यों रेंट बोला करते थे? उनका बोलने का मतलब ये था कि अगर आपके लैंड में इनपुट 2 लाख का करें और उस जमीन में फसल उगे 8 लाख, सॉरी 10 लाख की, तो उस जमीन को कोई किराए पे लेकर आपको ठीक ठाक पैसा भी दे सकता है, क्योंकि उसको प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है। तो इस तरह की जमीन को हमारे रिकार्डो चाचू ने नाम दे दिया what is known as इंट्रा मार्जिनल लैंड। कौन सा लैंड बच्चों? इंट्रा मार्जिनल। अब आप इसको रिकार्डो चाचू की भाषा में समझ लीजिए। रेडी टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? रेडी टू अंडरस्टैंड? 2 लाख रुपए का जो इनपुट था ये एक्चुअली 100 क्विंटल गेहूं है। कितनी है ये? 100 क्विंटल। और आउटपुट जो आपको मिला वो है 500 क्विंटल। मतलब आप इनपुट करेंगे 100 क्विंटल के बराबर पैसा खेती करने में, आपको आउटपुट 500 क्विंटल का मिलेगा। कितना ज्यादा आउटपुट मिल गया? 400। व्हाट आई मीन टू से कि जितना पैसा आप प्लॉइंग करने में लगाओगे उतने में 100 क्विंटल गेहूं आप कल को बेच पाओगे। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? और आपको जो आउटपुट मिला उस खेत से वो 500 क्विंटल का मिला, तो 400 क्विंटल इज कॉल्ड एज रेंट। 400 क्विंटल इज कॉल्ड एज रेंट, क्योंकि उस समय मोनेटाइजेशन भी इतना नहीं था, बार्टर सिस्टम चलता था। कोई आपसे पूछे भाई तुम्हारा खेत कितने का है? हमारा खेत ना 10,000 क्विंटल गेहूं उगा सकता है। कितनी? 10,000 क्विंटल। तो अगर 1 क्विंटल गेहूं मान लीजिए 0.1 ग्राम गोल्ड की है, तो 10,000 क्विंटल के बदले भाई लाओ आधा किलो या 100 ग्राम सोना दे दो हमको। ये तो डेविड रिकार्डो से भी पहले की बात है। डेविड रिकार्डो साहब ने जब थ्योरी लिखी तब तक मनी आ चुका था। तो इस तरह की जमीन जहां पे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगा बट आउटपुट ज्यादा होगा, आप इसे कौन सी जमीन बोलेंगे? इंट्रा मार्जिनल।
एंड दिस इज द इंट्रा वैल्यू। इज दैट क्लियर? बट कुछ लैंड ऐसे भी हुआ करते थे जहां पे बच्चों आउटपुट जो था दैट वाज वेरी 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 लेस, और इनपुट सिर्फ उतना ही था कि आप मुश्किल से अपनी खेती का पैसा कवर कर पाए। 2 लाख रुपए का इनपुट और 2 लाख रुपए का आउटपुट। इस तरह के लैंड को बोला करते थे मार्जिनल लैंड। इट वॉज बेयर मिनिमम टू कवर अप योर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ओनली। कुछ भी सरप्लस प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसको नो सरप्लस लैंड भी बोला करते थे। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? तो भाई कौन सा किसान मिडिल मैन के चंगुल में लोन लेने के लिए फंसेगा? द इंट्रा मार्जिनल लैंड ओनर और द मार्जिनल लैंड ओनर। मार्जिन भाई लोन की जरूरत तो उसी को है जिसके पास कोई सरप्लस नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो ये है बच्चों मार्जिनल फार्मर की कहानी, कि भाई वो फार्मर जो खेती करके इतना आउटपुट मुश्किल से जनरेट कर पा रहा है कि बस उसका कॉस्ट ऑफ इनपुट ही कवर हो रहा है, कोई सरप्लस नहीं है। ही इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल फार्मर। कहानी समझ में आ गई भाई? इस थ्योरी को आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ेंगे, हमने 11th क्लास में पढ़ा था इसको। तो सोच लिए सिलेबस कितना डिप्लीट हो चुका है। कंटेंट इज देयर, कंटेंट इज देयर। हो सकता है टीचर आपको बता भी दे भाई मार्जिनल का मतलब जिसके पास ज्यादा पैसे ना हो, बट अब ज्यादा पैसे ना होने के बहुत मीनिंग हो सकते हैं कि आपने 4 लाख कमाया, 3 लाख तो फसल में लग गया, बचा कितना? 1 लाख वो घर के खर्चों में आ गया। एकदम गलत है। दिस इज द ट्रूएस्ट मीनिंग। ओके, एंड हु वाज द हीरो बिहाइंड दिस? डेविड रिकार्डो। याद रखिएगा। ऐसे ही कीन्स साहब बड़ा बोलते थे, इंटरेस्ट क्यों एक इंसान दूसरे इंसान से लेता है? क्योंकि भाई वो लिक्विडिटी के साथ हिस्सेदारी कर रहा है, क्योंकि उसके पैसे का रिस्क है। तो दीज आर द फैक्टर्स, पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में। तो 50% तो विलफुल डिफॉल्टर्स थे जो लोन लेते थे मान के कि पैसा तो हम देंगे ही नहीं, और थोड़े टाइम वेट कर लो सरकार हमारा कर्ज माफ कर ही देगी। और कुछ लोगों की वजह से बैंकिंग सिस्टम से भी लोगों का विश्वास उठ गया, क्योंकि आपको बैंक कहता है भाई हमको पैसा दे दो, वील पे यू 8% इंटरेस्ट, बट आपका पैसा आगे लेंड किया जाता है 16% पे। तो बैंक आपसे बहुत पैसा कमा रहा है बट आपको इंटरेस्ट दे क्यों नहीं रहा है? बिकॉज मेजोरिटी मनी बैंक आपको जो नहीं दे रहा, आपके पैसे को आगे लेंड करके वो इन विलफुल डिफॉल्टर्स के नॉन पेमेंट को कवर करने में चला जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है भैया स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा लो, नहीं तो बैंक तो 7-8% से ऊपर आपको कुछ देगा ही नहीं। 8 मिनट ज्यादा बोल गया, 7:45 से ऊपर इंटरेस्ट इंडिया में एज ऑफ टुडे। समझ में आ गई द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल फार्मर्स? पक्का? यस सर। जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे टीचर आपसे पूछेगा भाई डेविड रिकार्डो का नाम सुना है, फिर जो धारा प्रवाह आप उसके सामने करेंगे, टीचर कहेगा गुरुजी पैर का। समझ में आई बात कि नहीं आई बात भाई? खोपड़े में बात गई। चलिए चलो आगे। यस सर। आगे सोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे भाई? काफी लोगों को पैसा मिलेगा, उससे लोग आगे उस पैसे को खर्च करेंगे, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स बिक जाएंगे, ट्रैक्टर्स बिक जाएंगे। पहले किसान वो गाय बकरी भेड़ से फसल की बुआई कराता था, अब वो ट्रैक्टर खरीद लेगा। पंजाब वगैरह में तो पीपल हैव एयर कंडीशन ट्रैक्टर्स। अब इंडिया में भी अगले साल से कंपलसरी हो रहा है, जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स होंगे उनमें ड्राइवर केबिन में एसी होना जरूरी है। ये अभी गडकरी जी को मैंने बोला था तो उन्होंने आगे बोला होगा कि शायद अप्रैल 2025 या 26 से कर रहे हैं लोग। तो जब क्रेडिट मिलेगा फार्मर पंपिंग सेट खरीद लेगा, उसके बाद इक्विपमेंट्स खरीदेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, तो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी को भी कस्टमर्स मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? फार्मर कह रहा है मेरे को ट्रैक्टर चलाना नहीं आता। एक बार एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर ट्रैक्टर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए? तो फिर मैंने उससे पूछा हाउ डू यू कम टू द क्लास? सर एक्टिवा है हमारे पास। मैं तो वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस है? कह रहा नहीं। तो मैंने एक फार्मर को भी नहीं चाहिए। समझ में आ गया? ट्रैक्टर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। क्यों सर? अरे रोड पे थोड़ा कोई ट्रैक्टर चलाएगा क्या? तो नियर बाय चलता है। हाँ, अगर आप उस ट्रैक्टर को सड़क पे ला रहे हैं तो आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो पुलिस वाला नाप देगा आपको कायदे से। गांव के अंदर तो आप चला लीजिए, कोई टेंशन नहीं, बट एज पर मोटर व्हीकल एक्ट ट्रैक्टर के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है। समझ गए भाई? समझ यस गए सर। सब? तो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स के लिए लोन की जरूरत ज्यादा पड़ती है, एग्रीकल्चर के लिए टाइम पे पड़ती है, साल भर नहीं पड़ती।
सरकार का क्या रोल है बच्चों, अगला लेक्चर हमारा इस पे होगा। तो सबको यहां तक की कहानी समझ में आ गई भाई?